नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके और हमारे चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 11 दोस्तों। और टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा चौहान वंश, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने देख लिया था सांबर, अजमेर और रणथंभौर का चौहान वंश। आज हम देखेंगे नाडोल, जालोर और सिरोही का जो चौहान वंश है उनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ये रहने वाली है। और सिवाना के अंदर, जालोर के अंदर जो शाखा होता है उसका अध्ययन भी इसी क्लास के अंदर होगा और वहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए अंत तक सभी साथी बने रहें। जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं, और जो साथी ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। चौहान वंश में नाडोल, जालोर और सिरोही का चौहान वंश आज देखेंगे। तो मित्रों, चौहान वंश का ये भाग नंबर 2 है, जिसके अंदर मुख्य रूप से सिरोही और जालोर का ही हमें चौहान वंश देखना है। नाडोल की नॉर्मल जानकारी हमें लेनी है कि नाडोल का जो चौहान वंश है वो कहां से आया, यह जानकारी हमें लेनी है। और नाडोल से ही आगे जालोर चला जाता है, जालोर से ही सिरोही चला जाता है दोस्तों। तो देखिए, नाडोल के चौहान संस्थापक है लक्ष्मण चौहान, जो 1960 ईस्वी के अंदर नाडोल के अंदर इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो नाडोल के अंदर चौहान वंश की शाखा की स्थापना किसने की है? लक्ष्मण चौहान ने की है, जो पुत्र थे सांबर के शासक थे वाकपति राज द्वितीय, उनके पुत्र थे दोस्तों ये। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है, जब लक्ष्मण चौहान ने यह स्थापना की उस समय नाडोल पर जो अधिकार था वो था चावड़ाओं का। चावड़ा राजपूत थे, उनका वहां पर शासन था, उनका आधिपत्य को समाप्त किया और चौहान वंश की स्थापना नाडोल के अंदर लक्ष्मण चौहान ने की दोस्तों। नाडोल जो नगर है वर्तमान में ये कहां पर आता है, किस जिले में आता है? पाली जिले में पड़ता है दोस्तों। ये पाली जिले के अंदर है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर आशापुरा माता जी का मुख्य मंदिर भी है, आशापुरा माता का मंदिर भी है यहां पे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। आशापुरा माता का मंदिर है, जो नाडोल के चौहान है उनकी क्या है मित्रों? कुल देवी है। आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुल देवी है दोस्तों। अब नाडोल से ही आगे जो चौहान वंश है यह चला जाता है जालोर के अंदर, और यहां से आपकी क्लास शुरू होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है, जालोर का जो प्राचीन नाम है वो था जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर था जालोर का प्राचीन नाम। जालोर के जो चौहान है उनको सोनगरा चौहान कहा जाता है। जैसे हम बूंदी और कोटा के नेक्स्ट क्लास में चौहान पढ़ेंगे तो उनको हाड़ा कहा जाता है, जबकि है चौहान वंशी हो, हाड़ा उनको कहा जाता है। इसी प्रकार जालोर के जो चौहान है उनको सोनगरा चौहान कहा जाता है। सिरोही के चौहानों की अगर हम बात करें तो सिरोही के चौहानों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सिरोही के चौहानों को क्या कहा जाता है? देवड़ा चौहान। क्या कहा जाता है? देवड़ा चौहान उनको कहा जाता है दोस्तों। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक है कीर्तिपाल दोस्तों। और कीर्तिपाल की अगर हम बात करते तो कीर्तिपाल ने कब यहां पर चौहान वंश की स्थापना की, वो आपसे पूछा जा सकता है। जालोर में कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना कब की? 1181 के अंदर, 1181 ईस्वी में दोस्तों। अब आते हैं, सबसे पहले जालोर में हमारे जो शासक आते हैं वो आते हैं कीर्तिपाल। 1181 से लेकर 1182 थोड़ा सा शासन किया था, चौहान वंश की स्थापना इन्होंने कर दी थी। यही मुख्य रहेगी आपके लिए। देखिए, जालोर के चौहानों के क्या है? संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। अगर जालोर की बात की जाए चौहान वंश की तो यही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन रह सकता है आपके। और जालोर में जो चौहान है वो है सोनगरा चौहान। कौन से हैं? सोनगरा चौहान है यहां पे, सोनगरा चौहान। कहां से आए हैं ये आए हैं नाडोल से दोस्तों। कीर्तिपाल की उपाधि थी कित्तू एक महान राजा, मोहनोत नैन्सी के द्वारा दी गई। राजेश्वर की जो उपाधि है वो सुंदा अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में? सुंदा अभिलेख में राजेश्वर की उपाधि मिलती है। जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई है वो हुई है 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को इन्होंने किया था पराजित। मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह, उनको पराजित करके वहां पर शासन की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों। जाबालीपुर, जालोर का हमने नाम देखा जाबालीपुर। ये जाबालीपुर, इसका नाम कैसे पड़ा ये बताइए आप।
जालोर का नाम जाबालीपुर कैसे पड़ा? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है जालोर, और यहां पर एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था जाबाली। क्या नाम था? जाबाली नाम था। और उन्हीं उन्हीं ऋषि की तपोभूमि है ये जाबालीपुर, जिनको हम जालोर के नाम से जानते हैं दोस्तों। आ गया समझ में ये मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। कीर्तिपाल के बाद अगला शासक बनता है, वो बनता है समर सिंह। समर सिंह दोस्तों, जिनकी पुत्री थी लीला देवी, जिसका चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ क्या किया गया था? विवाह किया गया था दोस्तों। पुत्री लीला देवी का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ विवाह किया गया। यह इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों उदय सिंह। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। यहां पर एक बात बताइए दोस्तों, जालोर का जो किला है जिसको हम सोनगढ़ के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? जालोर का किला, जालोर में स्थित जो स्वर्णगिरी है या सोनगढ़ का किला है, जो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, स्वर्णगिरी इसी नाम से कहते हैं इनको, स्वर्णगिरी की पहाड़ी पर है ये, इसी वजह से स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है, याद रखना आपको। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था दोस्तों। समझ गए आप? अब देखिए यहां पे अगले शासक आते हैं हमारे उदय सिंह, 1205 से 1257 तक। जालोर राज्य का इन्होंने सर्वाधिक विस्तार किया है चौहान वंश के अंदर। किसने? उदय सिंह ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। 1228 में इल्तुतमिश को पराजित किया था। 1228 के अंदर इल्तुतमिश है ना, उसको पराजित भी उदय सिंह ने किया था। और 1254 में नासिरुद्दीन महमूद को भी पराजित किया। जो हमारी यहां पे क्लासें चल रही है, ये क्लासें हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है और सबसे बेस्ट पुस्तकें मानी जाती है तैयारी करने के लिए कंपटीशन की। इसके अलावा जो आरबीएससी की पुस्तकें चलती है, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चलती है, इनमें जो मैटर दिया गया वही मैटर हम देख रहे हैं। क्योंकि जो भी पेपर हो रहे हैं और जो बोर्ड करवा रहे हैं, लगभग हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी, एनसीईआरटी के आधार पर ही पेपर बनकर आता है दोस्तों। तो उदय सिंह के बारे में हमने देख लिया। उदय सिंह से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगले शासक आते हैं चाचिंग देव दोस्तों। इन्हीं के वंशज है। 1257 से 1252 तक चाचिंग देव ने शासन किया, 1257 से 1282 तक। उपाधि थी इनकी महाराजाधिराज, उपाधि थी महाराजाधिराज। और समकालीन थे ये नासिरुद्दीन महमूद व बलबन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ये दोस्तों चाचिंग देव की। देखिए क्या है, इन्होंने चाचिंग देव पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं किया। किसने? एक तो बलबन है, एक नासिरुद्दीन महमूद है। इन्होंने चाचिंग देव पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं किया था दोस्तों अपने शासनकाल के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन ये रह सकता है आपके लिए। चाचिंग देव के बाद अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं सामंत सिंह दोस्तों, 1282 से लेकर 1305 तक। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, लेकिन क्या रहा? असफल रहा। सारंगदेव बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को रोका गया था। यानी सामंत सिंह का जिसने सहयोग किया था वो कौन था? वो कौन था? सारंगदेव बाघेला था। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। टॉप का क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछा भी जा सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सामंत सिंह से रिलेटेड यही है कि सामंत सिंह का सहयोग किसने किया था? सारंगदेव बाघेला ने किया था दोस्तों। और यहां पर देखिए कि जो जलालुद्दीन खिलजी ने, जेके ने जो अटैक किया है ना, इसको सांचौर से आगे नहीं आने दिया गया था, सांचौर तक ही आया, वहीं पर इसको रोक लिया गया था दोस्तों। सामंत सिंह के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है कानड़देव सोनगरा। कौन बना है? कानड़देव सोनगरा जालोर का। और यहीं से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखते हैं कानड़देव सोनगरा के बारे में। 1305 से लेकर 1311 तक शासक रहे। सामंत सिंह का क्या है? पुत्र है दोस्तों। ये जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक है। ये जालोर का अब तक जो शासक बने हैं उनमें सबसे शक्तिशाली शासक है दोस्तों। जानकारी इसकी मिलती है कानड़देव प्रबंध वीरमदेव सोनगरारी वाद से। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कानड़देव प्रबंध किसका है? यह पद्मनाभ का है।
पद्मनाभ इसके लेखक है दोस्तों ग्रंथ। तो ये कानड़देव सोनग्रा की, कानड़देव जो चौहान है उसकी क्या हो गई, नॉर्मल जानकारी हमें मिल गई दोस्तों। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कानड़देव की हम बात करते हैं। तो कानड़देव का जब शासन था, जालोर के शासक थे कानड़देव, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो गुजरात आक्रमण के लिए जा रही थी, और रास्ता को लेकर कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, रास्ते को लेकर विवाद हुआ था 1304-5 में। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी, उनको रास्ता चाहिए था कि वो जालोर से गुजरेगी, तो जालोर से गुजरेगी तो जो कानड़देव है उसने क्या कहा कि इसका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, और इसी को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों। अब देखिए, जो कानड़देव सोनग्रा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ उसके मुख्य कारण देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति पहला कारण, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता ना देना कि जालोर के सीमा क्षेत्र से आप नहीं गुजर सकते। तीसरा, अलाउद्दीन की पुत्री थी अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा, उसका वीरमदेव से प्रेम प्रसंग था। जो फिरोजा है इसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी है वो वीरमदेव के साथ करना चाहते थे, लेकिन वीरमदेव, आगे पढ़ेंगे हम 1305 में ये दिल्ली दरबार जाएंगे, वहां से निकल कर आ गया था। यह भी मुख्य कारण बना, फिरोजा की शादी के लिए भी उसने अटैक किया। ये मुख्य कारण 3 है जो बनते हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मित्रों, बाद में क्या होता है, 1304 के आसपास की बात है, 1305 के अंदर, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की सेनानायक था एन उल मुल्क मुल्तानी, इसको सेना के साथ जालोर भेजा, जालोर भेज दिया, और यहां पर विवाद खत्म हो गया। विवाद कैसे खत्म हुआ समझने का प्रयास कीजिए। विवाद खत्म हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो कानड़देव है उसको समझा लिया और समझाकर दिल्ली ले गया। तो कानड़देव और कानड़देव का जो पुत्र है वीरमदेव, ये चले गए दिल्ली। कानड़देव और एके के मध्य क्या हो गई, संधि हो गई। अब देखिए, वीरमदेव भी दिल्ली दरबार में है, एके की पुत्री है फिरोजा, वो भी दिल्ली दरबार में है, और इन दोनों के मध्य यहां पे क्या हो जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है। फिरोजा शादी किससे करना चाहती है, वीरमदेव से शादी करना चाहती है। समझे आप, यहां पर वीरमदेव से क्या करना चाहती है, शादी करना चाहती है। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर यह आ गए, लेकिन जो फरिश्ता है उसके अनुसार कहा गया है कि यहां से जो कानड़देव है वो वापस क्यों निकले, कानड़देव यहां से, तो यहां पर आगे दिल्ली दरबार का जो वातावरण था वो जो हिंदू शासक थे उनके विपरीत था। हिंदू शासकों को वहां पर चुनौतियां दी जाती थी। जब ये ऐसी चुनौतियां अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई तो कानड़देव को ये रास ना आई, और कानड़देव है इसको सहन ना कर सका और जालोर आ गया वापस। वापस कानड़देव कहां आ गया है, जालोर आ गया है दोस्तों। वापस चल के ये राजस्थान के जालोर आ गया और युद्ध की तैयारियां करने लगा दोस्तों, अपने पुत्र वीरमदेव के साथ दोस्तों। अब क्या होता है, जालोर आ गया वापस, तो अलाउद्दीन खिलजी को तो कैसे ही हो कब्जा करना, और सबसे मुख्य मुद्दा बन गया फिरोजा वाला। फिरोजा है वो शादी करेगी तो किससे करेगी, वीरमदेव से ही करेगी, अन्य किसी से नहीं करेगी। अब वीरमदेव को कैसे लाया जाए, अटैक करें, उनको दबाएं तभी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया सबसे पहले सिवाना पर अटैक। सिवाना, क्योंकि जालोर की, ये मानो जालोर जीतना है तो आपको पहले सिवाना जीतना ही होगा दोस्तों, समझे आप। अब देखिए यहां पे 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण हुआ। सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग था। सिवाना का शासक उस समय कौन था, शीतल देव था दोस्तों, शीतल देव। और कारण है जालोर पर अधिकार करना। इसी मकसद के साथ सिवाना पर जो है कमालुद्दीन गुर्ग ने अटैक किया, समझे आप। और 1308 के अंदर क्या हो जाता है, सिवाना के अंदर साका हो जाता है। अब देखिए यहां पे सिवाना का प्रथम साका, सिवाना बाड़मेर में आता है। कब हुआ साका, 1308 के अंदर हुआ। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक था, सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग दोस्तों, याद रखना आपको, हर एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। केसरिया किया शीतल देव ने।
अब देखिए ये शीतल देव है ना, ये जालोर के शासक काहनड़ देव का क्या था, भतीजा था। शीतल देव जो सिवाना का शासक है वो कानड़ देव का क्या है, भतीजा है दोस्तों। जो और यहां पर किया मीणा दे या मेणा दे ने, शीतल देव की रानी ने सिवाना किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जिसको। तो जालोर दुर्ग की कुंजी, अगर आपने सिवाना की से कुंजी प्राप्त कर ली तो आप जालोर के दरवाजे खोल सकते हैं। इसी मकसद से एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया और इसको जीत लिया दोस्तों। सिवाना के शासक शीतलदेव का सेनापति था बावला और उसने क्या किया था, यहां पर विश्वासघात किया था दोस्तों। समझ गए? सेनापति कौन था शीतलदेव का, बावला, और बावला ने यहां पर क्या किया है, विश्वासघात किया है दोस्तों। आ गया समझ में यहां पर? अब देखिए आगे एक बार वापस देखिए, साका कब हुआ, 1308 में। सिवाना है बाड़मेर में। आक्रमण किया एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरी यानी शासक कौन था, शीतलदेव जो कानड़ देव का भतीजा था। जोहर किया मीणा दे या मेणा दे ने। सिवाना जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, और सिवाना के शासक थे शीतलदेव जिनका सेनापति था बावला, और बावला ने विश्वासघात किया, तभी सिवाना पर विजय प्राप्त की एके ने दोस्तों। अब देखिए जब एके ने विजय प्राप्त कर ली तो एके ने सिवाना का नाम बदल दिया और नाम रख दिया खेराबाद। खेराबाद किसने रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एके ने जो सिवाना का दुर्ग है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का दुर्ग है वो सौंप दिया दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? अब सिवाना को जीत लिया 1308 में, लेकिन अलाउद्दीन का जो उद्देश्य है वो है सिर्फ जालोर को अपने कब्जे में लेना, वीरम देव को वहां से प्राप्त करना दोस्तों। अब देखिए जालोर का साका हो जाता है। कब होता है जालोर का साका, 1311 के अंदर। आक्रमण अब किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया है। शासक कौन है, कानड़ देव सोनगरा है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया, केसरियां किया। जौहर किसने किया, जेतल दे ने। जौहर किसने किया, जेतल दे ने। सेनापति था दैया बिक्का, उसके द्वारा विश्वासघात। अब देखिए चाहे सिवाना हो, सिवाना पर भी सेनापति ने ही धोखा किया था, इनके साथ विश्वासघात किया था बावला ने। और जब हम जालोर पहुंचे तो जालोर के अंदर भी सेनापति था दैया बिक्का, उसने क्या कर दिया, विश्वासघात दोस्तों। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो ये बनती है दोस्तों, देखिए वीरम देव सोनगरा जो कानड़ देव का क्या है, पुत्र, जो है फिरोजा का प्रेम प्रसंग जिसके साथ चलता था वो वीरगति को प्राप्त होता है। तो सेना है वो कटा सिर दिल्ली लाया जाता है। वीरम देव का कटा हुआ सिर सेना दिल्ली लेकर जाती है। और फिरोजा ने विवाह किया किसके साथ, कटे हुए सिर के साथ। और फिरोजा किस में कूद गई, यमुना नदी में कूदकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली दोस्तों। लेकिन मुख्य बात है जो जालोर है उस पर, जालोर पर जो अधिकार है वो किसका हो गया, एके का हो गया दोस्तों यहां पर। तो सिवाना का साका 1308 में शीतलदेव के समय, जालोर का साका 1311 में कानड़ देव के समय। आ गया समझ में यहां पर? अब देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया, जलालाबाद। सिवाना का खेराबाद। और जो आपका जालोर है उसका जलालाबाद नाम कर दिया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में खिलजी मस्जिद बनाई, वह तोपखाना मस्जिद भी बनाई। खिलजी और तोपखाना मस्जिद, इसी को कहा जाता है तोपखाना मस्जिद को अलाई मस्जिद कहा जाता है। अलाई मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो यह था आपके जालोर का चौहान वंश, सोनगरा वंश दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सिरोही के चौहानों की। सिरोही का चौहान, सिरोही का वंश है वो जालोर के देवड़ा शाखा से संबंधित है दोस्तों, सोनगरा से। अब देखिए सिरोही के अंदर जो चौहान वंश की नींव रखते हैं उनका नाम है राव लुम्बा। क्या नाम है, राव लुम्बा है दोस्तों। समझ गए? तो जो संस्थापक राव लुम्बा है ये किन से संबंधित है, सोनगरा चौहानों से। सोनगरा चौहानों से ही संबंधित है ये, जालोर के सोनगरा चौहानों से। जो सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक है
सिरोही में देवड़ा वंश चौहान वंश के संस्थापक है। लुम्बा ने 1311 ईस्वी में परमाणु से आबू व चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। तो सिरोही की जब हम बात करते हैं, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना कब हुई है? 1311 के अंदर। 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। और 1321 में राव लुम्बा की हो जाती है मृत्यु दोस्तों। इनके पश्चात लुम्बा के 5 उत्तराधिकारी शासक बनते हैं, जिनमें देखिए तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, सलखा और रायमल। इन शासकों की राजधानी कभी चंद्रावती रही तो कभी अचलगढ़ इनकी राजधानी रही दोस्तों। रायमल के पुत्र थे शिवभान ने क्या किया? सरवणा पहाड़ों पर एक दुर्ग की स्थापना की और 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर भी इन्होंने बसाया दोस्तों। तो देखिए, रायमल का पुत्र है शिवभान। यह शिवभान का कारनामा है जिन्होंने सरवणा की पहाड़ों पर दुर्ग की स्थापना कर ली और 1405 के अंदर शिवपुरी नगर की स्थापना कर दी दोस्तों। तो शिवपुरी नगर, शिवपुरी दुर्ग की स्थापना 1405 में किसने की है? शिवभान ने दोस्तों। अगला उत्तराधिकारी शिवभान का आता है, वो आता है सहसमल, जो शिवभान का क्या है? उत्तराधिकारी है। यह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। शिवभान का क्या है? उत्तराधिकारी। 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जो आपकी शिवपुरी है ना, प्राचीन सिरोही, शिवपुरी से मात्र 2 किलोमीटर, शिवपुरी से 2 किलोमीटर दूरी पर इन्होंने सिरोही की स्थापना कर दी। सिरोही नगर बसा दिया दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पर कब? 1425 में। सहसमल पर राणा कुंभा ने सहसमल को क्या कर दिया? परास्त। राणा कुंभा ने सहसमल पर अटैक किया और इसको परास्त कर दिया। और यह जब हारा तो राणा कुंभा ने इस जीत के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। सहसमल के पश्चात जो अगला शासक बनता है वो बनता है लाखा। 1451 से लेकर 1483। यह मेवाड़ वाला लाखा नहीं है, यह मेवाड़ वाला शाखा नहीं है, यह देवड़ा चौहानों वाला लाखा है दोस्तों, जो है सहसमल का उत्तराधिकारी। मेवाड़ के शासक थे उद्दा। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उद्दा, जो क्या था? कुंभा का पुत्र था उद्दा, जिन्होंने कुंभा की हत्या की, वही उद्दा। के शासन काल में आबू को पुनः प्राप्त कर लिया लाखा ने। आबू को वापस प्राप्त कर लिया दोस्तों, क्योंकि लाखा एक कुशल प्रशासक, कुशल व्यवस्थापक, कुशल सैनिक था दोस्तों। उसने पावागढ़ से क्या लेकर आया? ये पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लाकर सिरोही में कालिका माता का मंदिर बनवाया दोस्तों। सिरोही में कालिका माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा लाखनाव तालाब का भी निर्माण इन्होंने सिरोही के अंदर कराया। ये थे लाखा दोस्तों, सिरोही के अंदर, देवड़ा चौहानों से संबंधित। इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं, लाखा के उत्तराधिकारी बनते हैं जगमाल। 1483 से 1523 ईस्वी तक लाखा का क्या है? उत्तराधिकारी है। महत्वाकांक्षी क्या है? शासक है। 1474 ईस्वी में बहलोल लोदी के मेवाड़ आक्रमण के समय उसने मेवाड़ के रायमल का साथ दिया है। तो जगमाल ने साथ दिया है मेवाड़ के रायमल का, जब मेवाड़ पर अटैक हुआ बहलोल लोदी का। इसने जालोर के मलिक मजीद खां को परास्त कर उससे कर भी वसूला। जालोर का शासक था मलिक मजीद खां, उसको हराया और फिर उसको शासक उसको ही रखा, लेकिन उससे कर वसूला दोस्तों। इसके अलावा जगमाल ने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट, जगमाल के बारे में यह कहा जाता है कि इसका ससुराल, जगमाल का ससुराल कहां पर था? मेवाड़ में था। और मेवाड़ के शासक कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को दवाई के बहाने जहर इन्होंने दिया था दोस्तों। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की जो हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुंभलगढ़ के पास। कुंभलगढ़ के पास इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इनको जहर दिया गया था जगमाल के द्वारा दोस्तों।
जगमाल के बाद अगला शासक बनता है, वो बनता है अखेराज देवड़ा दोस्तों। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया, अखेराज देवड़ा ने। इसके बाद अगला शासक बनता है सुल्तान देवड़ा। 1575 में अकबर की अधीनता, सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दल्लानी के युद्ध में प्रताप के भाई जगमाल को परास्त करके उसको मार दिया। प्रताप का बड़ा भाई जगमाल बना था ना पहले शासक, तो उसको सुल्तान देवड़ा ने हराया और उसको मार भी दिया। और अगला जो शासक है, जो मुख्य शासक है, ये आगे राजनीति चलती रहती है 1800 ईस्वी तक, लेकिन कोई मुख्य शासक नहीं बनकर आता है सामने। शिव सिंह बनते हैं 1800 के आसपास शासक, और 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। यह सिरोही का राजवंश, इंपॉर्टेंट राजवंश दोस्तों। इसके अलावा अखेराज देवड़ा है, वो खानवा के युद्ध में भी भाग लेते हैं। अखेराज देवड़ा इंपॉर्टेंट है। सुल्तान देवड़ा, इन्होंने 1575 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दल्लानी का जो युद्ध होता है उसमें जगमाल के भाई को परास्त कर दिया, यह था। और 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि हुई। उसके बाद सिरोही का शासन कहाँ पे चला जाता है, अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। अंग्रेज है वो देखभाल सिरोही की करते हैं दोस्तों। तो आज हमने जो देखा है वो देखा है जालोर और सिरोही का चौहान वंश। जालोर के अंदर कौन से चौहान थे, सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान। और सिरोही के अंदर है देवड़ा चौहान। कौन से हैं, देवड़ा चौहान। अब चौहानों की अगर हम बात करें तो हमारे सिर्फ बचे हैं, वो बचे हैं कोटा बूंदी के हाड़ा चौहान। उनके बारे में अगली क्लास में हम संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, कमेंट करके बता दें आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।